अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन, उसके यूनिट्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। एवरेज रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट को हमने डिस्कस किया था। उसमें से कुछ चीजें जो है हमारे इस लेक्चर में रह गई थी, उसको हम आज पढ़ लेंगे। हमने उसके अंदर जो है ना टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ को डिस्कस नहीं किया था, तो हम आज कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ओके, तो पहले इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम समझते हैं। ठीक है। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, तो आस्ता आस्ता जब रिएक्शन होता है, कोलिजन होती है, उसके बाद क्या होंगे, रिएक्टेंट खत्म होना स्टार्ट होते हैं, खत्म होंगे। इसी तरीके से जो मेरे पास जो रिएक्टेंट के हिसाब से जो कर्व आएगा विद रेस्पेक्ट टू, तो हमारे पास क्या आएगा, वो डाउनवर्ड कर्व आएगा। पहले मैं बताता चलूं कि यहाँ पर हमने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, वो ग्राफ प्लॉट किया कंसंट्रेशन टाइम, यानी कि हमने राइट साइड पे क्या रखा है, यानी कि वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा है, कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा है, टाइम। ठीक है। जब हम कंसंट्रेशन देखते हैं रिएक्टेंट की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा होती है और बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसके उसके साथ साथ क्या होती है, कंसंट्रेशन कम होता जानी है, यानी कि कोलिजन ज्यादा होती है और रिएक्टेंट जो है आपस में कोलाइड्स होते हैं, कोलाइड करते हैं और रिएक्शन हमारा बढ़ता जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से रिएक्टेंट पहले ज्यादा होंगे, बाद में आस्ता कम, और आखिर में ऐसा पॉइंट आएगा कि ये लाइन जो है ये जाके हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ मर्ज हो जाएगी और उस टाइम पे हम कहेंगे कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। ये हमने पहला कर्व देखा जो कि हमारे पास था विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है। अब हम दूसरे कर्व की तरफ आते हैं जो कि हम विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है। अब हम प्रोडक्ट के हिसाब से कर्व देखेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट पहले जीरो होते हैं, आस्ता आस्ता क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है और वो आस्ता आस्ता उनकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और आस्ता आस्ता वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो दो कर्व आ रहे हैं, एक आ रहा है डाउनवर्ड कर्व, दूसरा आता है राइजिंग कर्व। जो राइजिंग कर्व आ रहा है वो हमारे पास किस लिए आ रहा है, प्रोडक्ट के लिए आ रहा है, जबकि हमने रिएक्टेंट के लिए कौन सा कर्व लिखा है, डाउनवर्ड कर्व लिखा है। अब हम जब भी रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं रेट, हम कहते हैं रेट हमारे पास क्या होता है, अगर हम बात करें ग्राफ के लिहाज से, तो हम कहते हैं रेट हमारे पास होता है स्टीपनेस ऑफ कर्व, स्टीपनेस ऑफ कर्व। कर्व की जो स्टीपनेस है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रेट कहते हैं, यानी कि जितना कर्व तिरछा होगा, तिरछेपन को आप क्या कहते हैं, स्टीपनेस कहते हैं। से सपोज मैं अगर इस पॉइंट पर क्या करना हूँ, रेट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, यहाँ पर से सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर टाइम है 5 सेकंड, इसी यहाँ पर 10 सेकंड, यहाँ पर क्या है 15 सेकंड, यहाँ पर क्या है 20 और यहाँ पर 25, इसी तरीके से यहाँ पर है 30 और यहाँ पर क्या है 35 सेकंड। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। एक और जगह पर मैं रेट फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है। हमने कहा कि मैं इस पॉइंट पर रेट जो है ना फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो हमारे पास क्या आएंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर कहता हूं कि मैं 30 सेकंड पर रेट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो हमारे पास क्या होगा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के बाद ये हमारे पास इस तरीके से ट्राइंगल बना। अब देखें कि आपका जो स्टीप है, जो कर्व की स्टीपनेस है, अगर देखा जाए पहले हमारे पास स्टीपनेस यहाँ पर 5 सेकंड पर कुछ इस तरीके से थी। जब हमने 20 सेकंड पर देखे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। जब हमने 25 सेकंड पर देखे तो कुछ हमारे पास इस तरीके से होगी। तो यानी कि हमारे पास जो स्टीपनेस है वो क्या हो रही है, आस्ता आस्ता पैरेलल टू एक्स हो रही है। जब भी पैरेलल टू एक्स हो रही है तो हम कहेंगे कि हमारा रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा था, उसके बाद आस्ता आस्ता कम हो रहा है। जितनी स्टीपनेस ज्यादा, यहाँ पर स्टीपनेस ज्यादा है तो हम कहेंगे यहाँ पर रेट ज्यादा था, लेकिन आस्ता आस्ता स्टीपनेस कम हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो कि हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ के बारे में हमें डिस्कस करनी थी। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट हमने कहा कि नेचर ऑफ
रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारे पास अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास होमोजीनियस रिएक्टेंट्स है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स। अगर हमारे पास होमोजीनियस रिएक्टेंट्स है, उनका रेट हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। होमोजीनियस जो रिएक्टेंट्स है, उनका जो रेट है वो हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब होमोजीनियस से क्या मुराद है कि होमोजीनियस मींस सेम फेज के अंदर जो रिएक्टेंट्स है। जैसे मैं कहता हूँ अगर रिएक्शन हो रहा है हमारे पास गैस और गैस फेज के अंदर, तो वो हमारे पास उसका रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड के। गैस एंड लिक्विड की, हमारे पास अगर एक रिएक्टेंट गैस है और दूसरा लिक्विड है, तो उसका रिएक्टेंट रेट है जो वो एज कंपेयर टू कम होगा। जबकि हम गैस और गैस दो रिएक्टेंट्स है हमारे, तो वो हमारे पास रेट क्या होगा, उसका रेट ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और बात कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स के टर्म्स में, अगर हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के टर्म में बात करें, तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, उनका जो रिएक्शन का रेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, फास्ट होता है। उनका रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। रेट हमारे पास क्या होता है, रेट हमारे पास फास्ट रेट होता है। जब भी हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड का जो हमारे पास रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, रेट हमारे पास स्लो रेट होता है। रीजन क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हम जब भी आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, और आयनिक रिएक्शंस हमारे पास कैरी आउट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल सी बात है, वो आयनिक फॉर्म में होते हैं, तो जस्ट उन्हें क्या होना है, आपस में जाके मीट आउट करना है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी होती है। जबकि हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, पहले बॉन्ड ब्रेकेज होती है, बॉन्ड ब्रेक होता है, उसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो पहले बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, क्लीवेज होगी, उसके बाद बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू, जबकि आयनिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हमारा रेट जो है वो फास्ट होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, तो हमने ये बात कर दी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर हमने ये बातें डिस्कस की। अब हम दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं जिसका नाम है सरफेस एरिया। हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की। ठीक है, सरफेस एरिया के टर्म्स में हम क्या बात करेंगे कि हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। लेकिन अगर सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ सॉलिड से हम बात करें, जब भी हम सॉलिड्स की बात करेंगे तब हमारे पास क्या होगा कि जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना भी रेट हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। ठीक है, अब सरफेस एरिया से क्या मुराद है, इसके लिए एक मशहूर जमाना एग्जांपल जो हम मोस्टली बच्चों को देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर आपको कहा जाए कि एक कप चाय है, एक कप चाय के अंदर आपको कहा जाए कि आप शुगर क्यूब डालें, या फिर आप क्या करें, उस शुगर को फाइनली डिवाइडेड पार्ट्स में डिवाइड करके उसको डालें, तो जल्दी कौन सा डिसॉल्व होगा। लाजिम सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो फाइनली डिवाइडेड हमारे पास शुगर है वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू शुगर क्यूब के। जैसे सपोज मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास कोई चाय का कप है, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कोई चाय का कप है, ठीक है, ये हमारे पास कोई चाय का कप है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो आइस क्यूब जो है ना शुगर क्यूब डालते हैं। ये हमारे पास क्या है, शुगर क्यूब। अगर एक तरीका ये कि मैं शुगर क्यूब को डालूं इस आइस के इस चाय के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, चाय। यहाँ दूसरा तरीका क्या है, मैं इसके अंदर इस शुगर को फाइनली डिवाइडेड पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके इसके अंदर डालूं। अब मुझे बताओ, क्या ये शुगर क्यूब जो है वो जल्दी डिसॉल्व होगा, या ये फिर फाइनली डिवाइडेड जो शुगर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी डिसॉल्व होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या छोटे फाइनली डिवाइडेड पार्ट्स हैं ये जल्दी डिसॉल्व होंगे। तो इसी तरीके से क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनका इधर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल रहा है मिल्क को जो है ना आपस में कोलाइड करने के लिए। यहाँ पर अगर मिल्क आएगा तो मिल्क को जो है ना, मिल्क चाय को यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया मिल रहा है तो इसके साथ कांटेक्ट में आने का, तो इसीलिए यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और मशहूर जमाना एग्जांपल दी जाती है कि हम कहते हैं रिएक्शन बताया जाता है जिंक का। जिंक को जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, ठीक है, जब हम इसका सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ना
निकलती है, ठीक है। अब हम बात करें जब हम जिंक को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो इसका जो रेट है, यानी कि जो ये रिएक्शन है वो फास्ट होता है जब हम इसे पाउडर फॉर्म में लेते हैं। जब हम इसे सॉलिड फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे पास रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया के अंदर हम यही बात करते हैं, जब भी आप किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा कर देंगे, यानी कि उनको क्या कर देंगे, फाइनली डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और बात करते हैं हम, जब हम बात करते हैं फैक्टर्स की, दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारे पास फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट का भी बहुत ज्यादा जो है ना रेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे से सपोज हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि गैसेस के अंदर है। अगर हम गैसेस को कंपेयर करें विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड के और सॉलिड के साथ, ठीक है, तो हम कहते हैं क्या है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस का है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द लिक्विड, एज कंपेयर टू द सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड के बहुत ज्यादा थोड़े ज्यादा दूर होते हैं, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो उनके अंदर जो है ना रिएक्शन का जो कोलिजन एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, वो कोलाइड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि गैसेस का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड, एज कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के अंदर हमने कहा कि ये होता है। इसके अलावा हम चौथा फैक्टर डिस्कस करते हैं। चौथा फैक्टर हम डिस्कस करते हैं। चौथे फैक्टर के अंदर हम क्या कहेंगे, हमने कहना है कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर कि हमारे पास जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, मोलर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन CONC लिखता हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास ए और बी तो रिएक्शन है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो आपको पता होगा कि ये रेट हमारा इन दोनों की प्रोडक्ट, इन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही हमारे पास रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। और सिंपल इसके ऊपर भी नहीं, इनके ऊपर जो हमारे पास पावर्स होती हैं, यानी कि ये पावर एम और एन कोई भी पावर्स हुई है, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम आगे चल के बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो उसके अंदर हम देखेंगे जब भी आप ए की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है, रेट क्या होता है, 2 टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। आप इसे क्या कहते हैं, डबल, इसे आप 2 टाइम बढ़ाते हैं तो आपका रिएक्शन रेट भी क्या होता है, डबल टाइम, यानी कि 2 टाइम बढ़ जाता है। जब भी आप बी की कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर आप क्या कहेंगे, रेट आपकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। रिएक्टेंट्स की जितनी आप अमाउंट को इंक्रीज करेंगे उतना क्या होगा, आपका रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने डिस्कस किया, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया, फिजिकल स्टेट, कंसंट्रेशन। उसके अलावा हम पांचवा डिस्कस करते हैं। पांचवा जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं लाइट। लाइट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइट के टर्म्स में हम जब बात करते हैं कि लाइट हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वहां पर ये रेट पर इफेक्ट करता है, ठीक है। बाकी दूसरे रिएक्शन के अंदर रेट के इफेक्ट नहीं करता। जैसे हम बात करते हैं, एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, जिसे हम कहते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। इसे हमने कहा कि यहाँ पर लिख दिया सनलाइट, सनलाइट लिख दिया, और यहाँ पर बन गया C6H12O6 प्लस 6O2। इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा जाता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब ये होता है, ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है, लाइट की एब्सेंस में नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना लाइट का बहुत ज्यादा रोल होता है कि अगर आपके पास लाइट अवेलेबल होगी तो ये रिएक्शन कैरी आउट होगा, अगर लाइट अवेलेबल नहीं होगी तो ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि भाई लाइट का भी बहुत ज्यादा रोल है रेट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं छठे हमारे फैक्टर के ऊपर, कि छठा फैक्टर हमारे पास कौन सा है। छठा फैक्टर है हमारे पास कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट हमारे पास दो टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है। कैटलिस्ट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और कैटलिस्ट हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अगर जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है हमारे पास, आपको पता है वो क्या करता है, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, लो करता है, लो द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। जबकि हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट के अंदर हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो है हमारे पास मशहूर एग्जांपल है कांटेक्ट प्रोसेस की, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को रखते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड रखते हैं, उसके बाद ये सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पर देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो रेट था आपका, जो आपका रेट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता इसके नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की। जितना आप नाइट्रस ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे उतना ही आपका रेट जो है ज्यादा हो रहा था, ठीक है। तो हमने ये बातें की, ये कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। फर्दर हम अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम रेट लॉ को डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे।